हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रेमांशु नगाइच और अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। अब ऐसा हो सकता है कि तुम लोग ये चैप्टर बिना मोशन पढ़े हुए देख रहे हो, तो मेरी तो सलाह है कि पहले तुम लोग चैप्टर जो है मोशन, जिसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन समझते हैं, वो चैप्टर पढ़ के फिर इस चैप्टर को पढ़ो। अगर वो पढ़ लिया है तो बिल्कुल सही है। शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। अब एक्चुअली में न्यूटन की एक बुक थी जो लगभग 1526 में आई थी और उसका नाम था प्रिंसिपिया। तो प्रिंसिपिया एक ऐसी बुक थी, 1526 में आई थी। प्रिंसिपिया एक ऐसी बुक थी जहाँ पर उसने हमें ये समझाया था कि क्या होता है मोशन और किस प्रिंसिपल पर वो काम करते हैं, है ना। तो वो पिछले 500-600 साल के आसपास, 600 साल होने वाला है, तो 600 साल के आसपास, 500 साल, 600 सवा 500 साल, इतना लंबा टाइम हो गया हम लोग को। और अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, उस बुक से जो उन्होंने लॉ समझाए थे उनको अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसके बेसिस पर ही तो, जैसे अगर बिल्डिंग बनानी है, ये है, मून तक जाना है, तो रॉकेट का किस तरीके से मोशन होता है, तो वो हम उन्हीं प्रिंसिपल पर बेस्ड मोशन को पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स हायर लेवल आ जाता है, कुछ और ज़्यादा गहरी मैथमेटिक्स पढ़ने लगते हैं, लेकिन अल्टीमेट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आज भी वही है ना। तो बहुत काम की चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक। तो लॉज ऑफ मोशन, तो लॉज ऑफ मोशन मतलब मोशन कैसे होता है, किन नियमों, मतलब मोशन। इसके पहले जो चैप्टर था उसमें हम लोग ने ये देखा था, मोशन चैप्टर, जिसमें कि मोशन हो रहा है तो अभी क्या वेलोसिटी है, मोशन का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बताना हमारा काम था। आज हमारा है कि रीजन ऑफ मोशन बताएंगे हम, मोशन क्यों होता है। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, उसमें हम रीजन ऑफ मोशन बताएंगे। अगर मैं और आपको और ढंग से बात करूं कि हम लोग और क्या करने वाले हैं, तो हम लोग करने वाले हैं स्टडी ऑफ मोशन में, हम लोग आएंगे रीजन ऑफ मोशन। है, मैं लिखता हूं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रीजन ऑफ मोशन। आपको पता है रीजन ऑफ मोशन क्या होता है? रीजन ऑफ मोशन एक ही चीज होती है, वो होता है, बड़े से भी लिखते हैं, फोर्स। हम लोग अल्टीमेटली केवल और केवल फोर्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, फोर्स क्या होता है ये हम जानने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि फोर्स क्या होता है, किस तरीके से फोर्स काम करता है। तो फोर्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं। फोर्स को समझने के लिए हम 3 स्टेप में समझते हैं। ठीक है, फोर्स का स्टेप 1 है जो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मिलता है। फोर्स का स्टेप 2 है, फर्स्ट लॉ में हम जानते हैं कि हमारा मोशन है उसकी, सॉरी, फोर्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। वी डिफाइन फोर्स हेयर, ये जो हम पढ़ते हैं इसमें हम लोग फोर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो सेकंड लॉ है हमारा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ये 3 स्टेप हैं जिसमें हम फोर्स को पढ़ते हैं। तो सेकंड लॉ हमारा है, वो हमसे ये कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है, मतलब वैल्यू, कितना फोर्स लग रहा है। मतलब अगर फर्स्ट लॉ तुम्हें आता है तो तुम ये बता पाओगे कि कहीं पर फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, सेकंड लॉ अगर तुम्हें पता चल गया तो उसका मतलब तुम ये बता पाओगे कि फोर्स है कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, सेकंड, फर्स्ट लॉ में डिफाइन फोर्स, सेकंड लॉ में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और ना फाइनली थर्ड लॉ में, थर्ड लॉ में हम नेचर ऑफ फोर्स समझते हैं। फोर्स का नेचर क्या है, अगर फोर्स काम कर रहा है तो वो किस तरीके से काम कर रहा है ना। तो फोर्स क्या है वो कायदे से हमें पूरा चैप्टर में समझाया जाता है। मतलब केवल आप अगर कोई कहे कि केवल एक बार में आप समझ लो, तो एक बार में नहीं समझ पाते। फोर्स को समझना थोड़ी सी एक बड़ी और जटिल प्रक्रिया है। पूरा समझते हैं फोर्स को। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसने केवल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, तो वो केवल ये बता पाएगा कि फोर्स क्या होता है। अगर, मतलब जैसे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है तो वो ये बता पाएगा केवल कि उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है अथवा नहीं लग रहा है, आइदर इट्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट और नॉट, बस इतना बता पाएगा। अगर कोई सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेता है तो वो ये भी बता पाएगा कि फोर्स कितना लग रहा, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। और अगर कोई थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेता है तो वो ये भी बता पाएगा कि फोर्स का नेचर क्या है। फोर्स अगर इस पे लग रहा है तो फोर्स उस पे भी लगेगा,
मतलब जैसे कि थर्ड लॉ को समझाना तो बड़ी आसान है। जैसे कि मेरा ये हाथ है, ये हाथ इस हाथ को अगर ताली मारेगा तो मैं ये नहीं कहूंगा इस हाथ ने इस हाथ को ताली मारी, मैं कहूंगा दोनों हाथों ने ताली मारी। व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन हियर? और ये किस तरह से थर्ड लॉ बनता है? मतलब इसने इसको चोट पहुंचाई तो बदले में इस पर भी चोट हुई होगी। ऐसा नहीं है कि ये अनटच्ड है, इसको चोट ही नहीं लगी, केवल इसी को चोट लगी। इट्स नॉट द केस। ध्यान रखना है इस बात को। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे आगे। तो दिस इज द नेचर ऑफ फोर्स। अब हम फोर्स को समझते हैं कायदे से एक एक करके, लेकिन उसके पहले हमें समझना है कुछ टर्म्स। जैसे कि सबसे पहला टर्म है इनर्शिया। मस्त है, मैं बड़ा एकदम इन लव विद इनर्शिया हूँ। मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगता है ये कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, ये मैंने एक आध एग्जांपल लेकर के सामने आपको दिखाया हुआ है कि इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया बच्चों, अगर आप देख रहे हो, देखना मेरी बात, जैसे कि ये तो एग्जांपल है, ठीक है, ये बढ़िया चीजें हैं, पर आप डेली लाइफ में भी देखते हो। आप बस में बैठे हो, ठीक, बस में बैठे हो, सडनली बस रुक जाती है चलते चलते, या फिर रुकी हुई थी तो चलने लगती है। अगर ऐसा होता है तो वहां पर क्या है सिस्टम, कि आपको झटका लगता है। अगर सडनली रुक गई तो आपको झटका लगेगा आगे की तरफ, और अगर मतलब रुकी हुई थी चल गई तो आपको झटका लगेगा पीछे की तरफ, एकदम पीछे की तरफ। जैसे कि एक बार की बात है, मैं बताता हूँ कि मेरे साथ एक मेरा दोस्त बैठा हुआ था पीछे स्कूटर पे, स्कूटी थी वो। तो उसने कहा ठीक है भाई चलते हैं। तो मैंने स्कूटर एकदम से रेस ज़्यादा ले ली और वो पीछे गिर गया। तो ये झटका लगा उसे। और ये झटका, अगर मैं वहां पर उस व्यक्ति की जगह में किताब भी रख देता तो भी वही होता। तो ये एक झटका लगना, दिस इज द फेनोमिना विच इज कॉल्ड इनर्शिया। अब इसके लिए एक्सपेरिमेंटली तुम कैसे कर सकते हो, ये ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत प्यारा लगता है। सुनना ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, कि अगर मान लेते हैं तुम लोग ग्लास रख दिया, जैसे सामने देखा है, कार्डबोर्ड रख दो उस पर, जो अपनी कॉपी है, कॉपी थोड़ी भारी होती है, हल्की चीज रखो जिसको तेजी से खींच पाओ, और उसके ऊपर जस्ट जहां पर ग्लास है उसके ऊपर सिक्का रख दो, और तुम तेजी से तुम उसको खींचते हो जब कार्डबोर्ड को, तो वो सिक्का जो है तुम्हारा ग्लास में गिर जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ सिक्का ग्लास में गिर गया? इसका भाई साहब ये मतलब हुआ सिक्का के ग्लास में गिरने का, कि वो सिक्का अपनी जगह से था, अपनी जगह पे ही रहा। ठीक है, वो बस में क्या हुआ, अपनी जगह पे था, अपनी जगह पे ही रहना चाहता है। ठीक है, जैसे कि एक और मेरे को कहानी याद आ रही, ट्रेन में क्या था, ट्रेन में अचानक से मैं बैठा हुआ था। ट्रेन क्या है, कभी कभी कुछ स्टेशनों पे रुकती नहीं है, लेकिन वहां पर वो स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्टेशन पे है, तो वो रुकती नहीं है, लेकिन वहां पर वो स्लो हो जाती है। तो अब एक महान व्यक्ति थे, जब वहां मैं बैठा था ट्रेन में, एक सामने बैठे हुए थे ट्रेन में। उन व्यक्ति को पता नहीं क्या हुआ, वो सो रहे थे, अचानक से उठे, ओह स्टेशन आ गया मेरा, ओह गाड़ी स्लो हो गई, गाड़ी स्लो हो गई। सनसनाते हुए उठे भाई साहब, वो एकदम बिल्कुल सो रहे थे, अच्छे खासे उठे, और उठते ही साथ ट्रेन तो चल रही थी हल्के हल्के से, उठते ही साथ दौड़ लगा दी। जैसे उन्होंने दौड़ लगाई हुए ऐसे गिरे, ऐसे फ्लैट, बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो गए वो, ऐसे जैसे कि उन्होंने पानी में डाइव मार रहे हो। तो वो गिर गए, उतरे, उतरने की बजाय वो गिर गए। तो ये भी एक इनर्शिया की वजह से होता है। अगर लोग कहते हैं अगर आपको सही से उतरना है ट्रेन से या फिर बस से, चलती हुई ट्रेन या बस से बिना गिरे हुए, तो आप देखते हो जो लोग उतरते हैं, रेगुलर उतरते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रेन के डायरेक्शन की तरफ मुंह करते, जैसे ट्रेन इधर जा रही है तो ऐसे पकड़ के ऐसे, और फिर उतरते ही थोड़ा 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 दौड़ते हैं उसके साथ, ट्रेन के साथ, और फिर धीरे धीरे पीछे। तो ये वो इनर्शिया को समझते हुए बचते हैं। ठीक है, मैं बार बार इनर्शिया 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 कह रहा हूँ, मैं ये समझाता हूँ इनर्शिया है क्या। ठीक है, तो इनर्शिया है बच्चों, इनर्शिया, तो इनर्शिया इज दी टेंडेंसी टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच, किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है। सबसे पहला वर्ड यहाँ पर लेने का है तुम्हारे लिए, वो है टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है गुण, मतलब उसकी इनर्ट नेचर। टेंडेंसी, जैसे कि कुत्ते का नेचर है भौंकना, ठीक है, इंसान का नेचर है प्यार करना या धोखा देना, ये तो टेंडेंसीज को हम लोग कहते हैं। तो टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर एंड नहीं लगाते अपन, एक साथ दोनों चीज थोड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं और यूनिफॉर्म मोशन।
तो स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, तो स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब अगर रुका हुआ है, इसको अगर हम बहुत कम शब्दों में समझने की कोशिश करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहता है। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहता है। और यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है अगर वो चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो वैसे ही चलना चाहता है जब तक कि उस पर फोर्स ना लगे। अब इसको समझते हैं हम, ये क्या बोला मैंने, मैंने ये बोला, समझो जरा, अगर मान लेते हैं ये एक स्पेस में एक ऑब्जेक्ट है, पत्थर है, मीटियोर्स है, मीटियोर है, या एस्टेरॉइड बोलते हैं, जब वो स्पेस में रहता है उसी चीज को एस्टेरॉइड बोलते हैं, एस्टेरॉइड इन स्पेस। आसपास कोई बड़ा प्लेनेट नहीं है, तो एस्टेरॉइड स्पेस है, फलानी स्पीड v से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर स्पेस में ये एस्टेरॉइड है और ये चला जा रहा है, तो भाई साहब किसी की मजाल है इसको रोक के दिखा दें, जब तक कि कोई सामने से ना आए या फिर इसे रोके ना, या फिर इसमें फोर्स ना लगा किसी तरीके का, ये अपने आप नहीं रुकने वाला। इसके अंदर कोई इंजन थोड़ी लगा, ब्रेक थोड़ी लगे। अगर हमें चलती हुई गाड़ी को रोकना है तो ब्रेक लगाना है, या फिर अगर मान लो हम ब्रेक नहीं भी लगाते तब भी गाड़ी रुक जाती है, तो वहां पर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, तो वहां पर भी फोर्स लगता ही है। तो जब तक कि कोई एक एस्टेरॉइड पर फोर्स नहीं लगेगा, जैसे कि कई बार क्या होता है आसपास प्लैनेट से गुजरते हैं वो, तो प्लैनेट का ग्रेविटेशनल पुल लगता है उन पर और वो प्लैनेट में चले आते हैं, तो ये उनके मतलब कारण है, फोर्स लग रहा है ना वहां पर। तो यही अपनी टेंडेंसी ऑब्जेक्ट की, जैसे मैं अगर आज ये मेरे पास पेन है, मैं इसको यहाँ रख दूं और चला जाऊं, तो अगले दिन भी पेन यहीं रखा मिलेगा, अगर कोई उसे बाहर से आके उठाएगा नहीं, हवा से उड़ेगा नहीं या कुछ और। तो फोर्स जो है वो जरूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स लगना जरूरी है। और वो भी यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए, मतलब इसकी स्पीड वेलोसिटी, अगर मैं कहें वेलोसिटी v कांस्टेंट है, v वेलोसिटी वेक्टर साइन लगा दिया मैंने, तो कांस्टेंट वेक्टर का मतलब होता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ वो डायरेक्शन भी, जैसे वेलोसिटी है ना, कहाँ जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पीड केवल जरूरी नहीं है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो इनर्शिया हो गया हमारा, टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, मतलब अगर रुका है तो रुका रहेगा, किसी स्पीड से डायरेक्शन में जा रहा है तो जाता रहेगा, जब तक कि उस पर फोर्स ना लगाए। अगर तुम फोर्स लगाओगे तो उसमें चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, फोर्स अगर तुम लगाते हो, फोर्स लगाना पड़ेगा अगर किसी को तुम्हें चलाना है तो, और रोकना है तो, और स्पीड बढ़ानी है तो, और स्पीड घटानी है तो। फिर से बोलने दो, अगर तुम फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इनर्शिया चार तरह की हो जाती है। ठीक है, मैं लिखता हूं, हमारी इनर्शिया जो है बाबा लोग चार तरीके की हो जाती है। तो पहली इनर्शिया होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगा जब तक कि उसे कोई बाहर से फोर्स ना लगाए। दूसरी होती है हमारी इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहेगी, जब रुकेगी नहीं जब तक कि कोई फोर्स लगा के ना रोके। तीसरी होगी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी चीज है अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो नहीं बदलेगी जब तक कि कोई फोर्स ना लगाए। डायरेक्शन बदलने के लिए फोर्स लगता है भाई साहब। और चौथा फोर्स हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ स्पीड, मतलब उसकी स्पीड भी चेंज नहीं होगी जब तक कि कोई फोर्स ना लगाए, बिना फोर्स के चेंज नहीं आता है। तो ये चार तरह की इनर्शिया, अगर आपसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल दें तो बोल सकते हो बुक रख दो ऑन टेबल। अगर कोई आपसे कहे इनर्शिया ऑफ मोशन तो कह दो एस्टेरॉइड इन स्पेस। अगर कोई आपसे कहता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तो बता दो कि कार है, उसको हैंडल से मोड़ना पड़ता है हमें,
या फिर कहीं पर भी हमें मोड़ना है तो हैंडल लगाना पड़ता है, एनी व्हीकल, और ये दोनों के लिए भी लगा सकते हैं हम, एनी व्हीकल, कोई ना कोई व्हीकल, कोई भी व्हीकल होगा वहां पर हमें फोर्स तो लगानी पड़ेगा। अगर उसे डायरेक्शन चेंज करनी है तो हैंडल घुमाते हैं तो पहिए घूम जाते हैं तो फ्रिक्शन लगता है और उसे मोड़ देता है। हो सकता है फ्रिक्शन का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट अभी हमें ना पता चले, लेकिन क्लास 11th में बहुत अच्छे से हमको समझ में हर चीज़ आएगी। तो ये सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी या फिर ऐसे कहें टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एक टर्म है ये जो इनर्शिया, ये एक बहुत ही ज़रूरी टर्म है। ये सब ऑब्जेक्ट में होता है। हम लोग अगर ऑब्जेक्ट मानते हो तुम अपने आप को तो तुम में भी है इनर्शिया जो है, अगर तुम अपने आप को मानते हो तो तुम्हारे अंदर भी है। ठीक। अब थोड़ा सा मास के बारे में बात करते हैं कि ये बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपको दिख रहा है जो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर ज्यादा मास है तो इनर्शिया ज्यादा होगी, और कम मास है तो इनर्शिया कम होगी। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जैसे कि अगर तुमसे कोई कहा जाए कि एक छोटा पत्थर और एक बड़ा पत्थर है, रखे हुए हैं, रुके हुए हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन में मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, रुके हुए हैं, मोशन में लाना है, तो बड़ा पत्थर को मोशन में लाने में मेहनत ज़्यादा लगेगी। सिमिलरली बड़े भारी पत्थर को रोकने में मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो इसको कहते हैं मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया फिर से बताते हैं क्या है, टेंडेंसी है। फिर से एक खास बात है, टेंडेंसी गुण है। गुण है इसका मतलब ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई नहीं है ना, गुण है। जैसे कि इंसान के गुण होते हैं ना, ईमानदार है, कोई तुमसे कहे ए बाबा ईमानदार को मेजर करके दिखाना जरा, तो बता पाओगे क्या मेजर करके कि ईमानदारी मेरी है भाई साहब, ईमानदारी जो है वो 200 ml की है और बढ़ के पिछले महीने मैंने ये अच्छा काम किया था 250 ml हो गई। ऐसा होता है क्या? कोई यूनिट है क्या ये ईमानदारी की? नहीं ना। तो टेंडेंसी है, इनर्शिया भी तो टेंडेंसी हो गई। जैसे वो ईमानदारी वैसा गुण है, उसी तरह का हमारा इनर्शिया एक गुण है ऑब्जेक्ट का। तो गुण है तो उसकी कोई, गुण नहीं कह रहे हैं कि मीठा है गुड़, गुण उसका टेंडेंसी मतलब इनर प्रॉपर्टी, उसकी फंडामेंटल नेचर कि वो ऐसा करेगा ही। ठीक है। लेकिन इसका मेजर कोई नहीं कर सकता। अब मेजर नहीं कर सकते, लेकिन मेजर करने का थोड़ा सा आइडिया आ सकता है। क्या आइडिया आ सकता है कि मास से आइडिया ले सकते हो कि ज्यादा इनर्शिया होगा या कम इनर्शिया होगा। ठीक है। क्लास 11th में तुम एक चीज पढ़ोगे जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो और ये कॉन्सेप्चुअली सेम है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसको नाप सकते हैं, लेकिन इनर्शिया को नाप नहीं सकते हैं। इसका केवल आइडिया लगता है कैसे, मास से। तो जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा इनर्शिया, जितना कम मास उतनी कम इनर्शिया। ठीक। अब मास इसी करके दो प्रकार के मास हम लोगों के बांट लिए जाते हैं। पहला होता है हमारा इनर्शियल मास। ठीक है। इनर्शियल मास वो मास होता है, दिस मास प्रोवाइड्स री रेजिस्टेंस टू एनी एक्सेलरेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। मतलब एक्सेलरेशन लाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, तो मास जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा फोर्स मांगेगा, जिसका कम होगा वो कम फोर्स मांगेगा। तो कोई भी प्रकार का फोर्स हो, फोर्स भी कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मैं लगा रहा हूँ फोर्स, ठीक है, मेरा फोर्स मस्कुलर फोर्स हो गया, स्प्रिंग से लग रहा है, स्प्रिंग का फोर्स हो गया। फ्रिक्शन वाला फोर्स जमीन पे लग रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स हो गया। या फिर अर्थ लगा रही है, अट्रैक्शन का फोर्स, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। है ना। रस्सी से तुम किसी चीज को खींच रहे हो तो रस्सी में जो फोर्स होता है उसका नाम होता है टेंशन। वो वाली टेंशन नहीं, हाय राम एग्जाम आने वाले हैं, हाय राम टेस्ट आ गया, हाय राम नंबर कम आ गया, वो टेंशन नहीं। रस्सी में जो फोर्स होता है ना उसको हम लोग कहते हैं टेंशन। ठीक है। तो रस्सी का फोर्स हो गया। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे फोर्स होते हैं, तो कोई भी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कोई भी लगा सकते हो, जैसे तुम्हें बुक खींचनी है तो खुद उठा सकते हो तुम, मैग्नेटिक फोर्स लगा सकते हो तुम, या कुछ और कर सकते हो। तो मतलब फोर्स मल्टीपल टाइप के फोर्स होते हैं। इसको भी हम आगे आराम से डिटेल में समझेंगे, प्यार से एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है। तो इनर्शियल मास जो होता है वो होता है हमारा जो ऐसा मास जो हर फोर्स के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। दिस मास प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू एक्सेलरेशन बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है। F बराबर ma। अब ये जो F बराबर ma है ये हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन में इसको प्रूव करते हैं, ढंग से समझते हैं। ठीक है। अभी के लिए F बराबर ma याद कर लो। और एक होता है ग्रेविटेशनल मास। जो ग्रेविटेशनल मास होता है बच्चों, वो रहता है हमारा डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी।
ठीक है। इट इज डिटरमाइंड बाय स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी। तो मतलब यहाँ पर केवल और केवल जो फोर्स लग रहा है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये जो g है ना यहाँ पर, ये है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके बच्चों, ये जो लग रहा है हमारा ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी। तो ये जो g है यहाँ पर जो है एनी एक्सेलरेशन है, a कोई भी एक्सेलरेशन है, कोई भी, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा चैप्टर मोशन वाला तो समझ में आएगा। ठीक ना। अब आते हैं हम लोग एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी। अभी तक हमने पिछला क्या पढ़ा, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, टेंडेंसी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक नया टर्म जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम। और ये एक खास तरह का मोमेंटम पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर मोमेंटम। अब ये जो लीनियर मोमेंटम है ये क्या, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये कह रहे हैं मास, ऑब्जेक्ट का कितना मास है और उसकी कितनी वेलोसिटी है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट कर लो उनका। जो प्रोडक्ट आता है उसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं। जैसे कि ये हम सीधा सीधा एग्जाम्पल से देखते हैं। मास इनटू वेलोसिटी जो है एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, इस पे देखो नीचे एग्जाम्पल में पढ़ता हूँ ऊपर लाके। इफ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम is moving with speed 72 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स मोमेंटम। तो कह रहे हैं कार का मास, तो दिया हुआ है हमें, गिवन एक कार है, मास 1000 किलोग्राम है और मूविंग विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। अब बताना ज़रा, किलोमीटर पर आवर क्या ऐसा यूनिट होती है, मतलब जो स्पीड की यूनिट है ऐसा यूनिट, अभी अभी चैप्टर मोशन पढ़ के निकले हो तो क्या ये हमारी ऐसा यूनिट होती है, नहीं होती ना। ऐसा यूनिट क्या होती है स्पीड की, मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए हम 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं और अब ये बन जाता है मीटर पर सेकंड। तो 18 4 जा 72, तो वेलोसिटी आ गई यहाँ से हमारी 20 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि हमें ऐसा यूनिट चाहिए थी। अब मास हो गया हमारा 1000 किलोग्राम, वेलोसिटी है हमारी 20 मीटर पर सेकंड। तो जो हमारा ये प्रोडक्ट आएगा जिसको हम लोग मोमेंटम कह रहे हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। और मास इनटू वेलोसिटी 1000 इंटू 20, तो हो गया 20,000। 20,000 क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हाँ, ये इसकी एसआई यूनिट होती है बच्चों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अभी तक समझ आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोमेंटम से दोबारा शुरू करेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे कि मोमेंटम को यूज किस तरह करते हैं। हम डेली लाइफ में मोमेंटम से क्या समझ सकते हैं। जैसे इनर्शिया से हम समझ सकते हैं कि हमें भाई ट्रेन में ऐसे उतरना है, ट्रेन में झटका क्यों लग रहा है, ये तो टेंडेंसी है इसलिए ऐसा होता है, पता चल गया हमें। अब मोमेंटम से क्या क्या हो सकता है और कैसे मोमेंटम से हम फायदा ले सकते हैं जानकारी का डेली लाइफ में, ये हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी की हम लोग क्लास, ये वाला लेक्चर अभी के लिए ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। टाटा बाय बाय बच्चों।